हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने चैनल G10 क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। यह चैनल आप सभी के लिए, विशेषकर यूपी बोर्ड के छात्रों के लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, क्योंकि इसमें कक्षा 6 से कक्षा 10 तक सामाजिक विज्ञान के लगभग सभी विषयों पर चर्चा की जाएगी और आपकी परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छी तरह समझाया जाएगा, जिससे आप परीक्षा में उत्तीर्ण अंकों को प्राप्त करने में सफल होंगे। आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक व शेयर करना ना भूलें व चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। अपना सुझाव कमेंट्स में अवश्य दें, आपके सुझाव हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। चलिए अब हम आज की क्लास आरंभ करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10 यूरोप में समाजवाद का उदय। आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय पर कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे और कुछ एक नंबर के स्मॉल क्वेश्चंस। उम्मीद है आपको यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगी और यह वीडियो आपके लिए बहुत मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। बच्चों, आपको पता है राष्ट्रवाद का जो अर्थ है वह होता है राष्ट्र के प्रति प्रेम। राष्ट्र के प्रति प्रेम की भावना को ही राष्ट्रवाद कहा जाता है। यूरोप में ऐसी कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन से तथ्य हुए थे जिनसे राष्ट्रवाद का उदय हुआ? उसकी घटनाएं कुछ निम्न प्रकार है। 18वीं सदी में कई देश विश्व पटल पर, जैसे जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड आदि, उस रूप में नहीं थे जैसे कि हम आज उन्हें देखते हैं। ये सब छोटे छोटे राज्यों में विभाजित थे और इनका एक स्वतंत्र शासक था। स्वतंत्र शासक मीन्स राजतंत्र था। वहाँ पर एक शासक होता था जो परिवारवाद पे विश्वास रखता था, वंशानुगत होता था। जैसे आज एक राजा है तो उसकी मृत्यु के बाद उसका पुत्र या उसका वंशज ही राजा होगा। इसी के क्रम में 1789 में शुरू हुई फ्रांसीसी क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति थी। इस अभिव्यक्ति के द्वारा फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर प्रभुसत्ता फ्रांसीसी नागरिकों को सौंपी गई थी। इस क्रांति से पहले फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का शासन था। वह निरंकुश राजा कौन था? वह था लुई 16वां। किस वंश से ताल्लुक रखता था? वह राजा ब्रूवो वंश से ताल्लुक रखता था और वह अत्यंत ही क्रूर था, या कहिए कि उस समय परिस्थिति ऐसी हो गई थी कि उसे क्रूर होना पड़ा था। क्रूर मतलब निरंकुश, निरंकुश मतलब जिस पर कोई भी अंकुश न लगा सके। 1804 की नेपोलियन संहिता, इसे 1804 ईस्वी में लागू किया गया था, इसीलिए इसको 1804 की नेपोलियन संहिता कहा जाता है। नेपोलियन संहिता, नेपोलियन ने कुछ विशेष कोड के ऊपर एक संविधान बनाया था। उस संविधान को नेपोलियन संहिता कहा जाता है। नियमों की बुक, नियमों की पुस्तक। इसने जन्म पर अधिकार आधारित विशेष अधिकारों को समाप्त कर दिया था और इसने न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की, बल्कि संपत्ति के अधिकार को भी सुरक्षित किया था। फ्रांस में नेपोलियन संहिता का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, जो आपको आगे और भी विस्तार रूप से बताया जाएगा। क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनैतिक प्रयोग था, जहां वोट देने और चुने जाने का अधिकार केवल उन्हीं पुरुषों को था जिनके पास संपत्ति थी। संपत्ति विहीन पुरुषों और सभी औरतों को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। उस समय फ्रांस में दो वर्ग बनाए हुए थे, एक निष्क्रिय वर्ग था और दूसरा सक्रिय वर्ग। सक्रिय वर्ग के लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। केवल थोड़े से समय के लिए ही जैकोबिन शासक के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, परंतु नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस ले आई और उसमें महिलाओं को अवयस्क, निष्क्रिय दर्जा देते हुए उन्हें पिता और पति के अधीन कर दिया गया था। वियना कांग्रेस बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वियना कांग्रेस 1815 में ब्रिटेन, प्रूसिया, रूस, ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में इकट्ठा हुए।
जिसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिख ने की थी। कुछ प्रमुख बिंदु भी थे, जैसे फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो राजवंश को सत्ता में बहाल किया गया था और नेपोलियन के विस्तार को रोकने के लिए फ्रांस की सीमाओं पर एक श्रृंखला का निर्माण किया था, जिसमें पर्सा को पश्चिमी सीमाओं का क्षेत्र दिया गया, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण दे दिया गया था। नेपोलियन द्वारा गठित जर्मन महासंघ के 39 राज्यों को पहले की तरह बनाए रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का भाग दे दिया था, जबकि पर्सा को सैक्सनी का एक भाग दिया गया था, अर्थात आज इटली की जो शक्ति थी वह समाप्त कर दी गई थी। वर्साई में हुए एक समारोह में पर्सा के राजा विलियम प्रथम को जनवरी 1871 में जर्मनी का सम्राट घोषित किया था और 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित कर इटली का एकीकरण हो गया था। राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका, जैसे कि आपको बताया गया, वहाँ पर फ्रांस में दो वर्ग कार्य करते थे, एक निष्क्रिय वर्ग और एक सक्रिय वर्ग। महिलाओं को मत डालने का अधिकार नहीं था, तो महिलाओं को और भी बहुत सारे अधिकारों से वंचित किया गया था। इसीलिए राष्ट्रवादी आंदोलन में सभी यूरोपीय राज्य जैसे फ्रांस, इटली की औरतों ने भी सक्रिय योगदान दिया और महिलाओं ने अपने समाचार पत्र शुरू किए, अनेक स्वतंत्र राजनीतिक संगठन बनाए और प्रदर्शनों में भाग लिया। इतना होने के बावजूद भी उन्हें असेंबली के चुनाव में मतदान का अधिकार नहीं मिला था। कुछ शब्दावली जो इस पाठ में आए हुए हैं और आपसे बोर्ड के प्रश्नों में पूछी जा सकता है। कुलीन वर्ग, ये जमीन के मालिक और यूरोपीय महाद्वीप का सबसे शक्तिशाली वर्ग था। निरंकुशवाद, एक ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, उसे निरंकुशवाद कहा जाता है। उदारवाद यानी लिबरलिज्म, यह शब्द लैटिनी भाषा के मूल शब्द लाइबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है स्वतंत्रता। नए मध्यम वर्ग के लिए उदारवाद का अभिप्राय था व्यक्ति की आज़ादी व कानून के समक्ष समानता। जनमत संग्रह, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके द्वारा एक क्षेत्र की सारी जनता से किसी प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है, उसे जनमत संग्रह कहा जाता है। रूढ़िवाद, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो परंपरा स्थापित संस्थानों और पौराणिक परंपराओं और रिवाजों पर बल देता हो, उसे रूढ़िवाद कहा जाता है, जो किसी भी तरह से अपनी प्राचीन परंपराओं को छोड़ने के लिए तैयार ना हो। यूटोपिया या कल्पनादर्श, एक ऐसे समाज की कल्पना करना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव होता है, उसे कल्पनादर्श कहा जाता है। कल्पना पर किसी का अधिकार नहीं होता, अतः हम एक ऐसी कल्पना करें जो स्वर्ग से भी सुंदर हो। एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं कि जिसका साकार होना लगभग असंभव हो जाता है। रूमानीवाद, एक ऐसा सांस्कृतिक आंदोलन जो एक खास तरह की राष्ट्रीय भावना का विकास करना चाहता है। नारीवाद, स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समानता की सोच के आधार पर महिलाओं के अधिकारों और हितों का बोध नारीवाद है। जब किसी समाज में स्त्री और पुरुष को सोच के आधार पर अलग अलग ना किया जाए, उन्हें कुछ अधिकार दिए जाएं, उनके हितों का भी ध्यान रखा जाए, वह नारीवाद है। जुंकर्स, पर्सा की एक सामाजिक श्रेणी का नाम है जिसमें बड़े बड़े जमींदार शामिल होते थे। जोल्वेराइन जर्मन का शुल्क संघ था जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल थे और यह संघ 1834 में पर्सा की पहल पर स्थापित हुआ था। इसमें विभिन्न राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया गया था। मुद्राओं की संख्या 2 कर दी गई थी, जो पहले 20 से भी अधिक थी। यह संघ जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। ये कुछ महत्वपूर्ण टर्म्स थे जिन्हें आपको याद करना अति आवश्यक है। इनमें से प्रश्नों में अधिकतर पूछे जाते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जूसेपे मैत्सिनी, गैरिबाल्डी, ये इटली के महान क्रांतिकारी थे और जूसेपे मैत्सिनी ने यंग इटली नामक आंदोलन चलाया था, जिसके फलस्वरूप इटली में एकीकरण की भावना को बल मिला और ये राजतंत्र के घोर विरोधी थे। यंग इटली के आधार पर यंग ब्रिटेन,
यंग यूरोप आदि संगठन भी बनाए गए थे। गैरिबाल्डी इटली का महान क्रांतिकारी जो मैसिनी का सहयोगी व समकालीन था। उसने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की, जिसकी सहायता से उसने ऑस्ट्रिया को हराया और इटली में स्वतंत्रता के लिए कई आंदोलन किए। कावूर कावूर को इटली का बिस्मार्क माना जाता है। वह इटली के सार्डिनिया राज्य का प्रधानमंत्री था। उसने सर्वप्रथम अपने राज्य को इटली में मिलाने का कार्य किया था। बिस्मार्क जर्मनी के इतिहास में अद्वितीय स्थान प्राप्त है। बिस्मार्क को उसने जर्मनी के एकीकरण के लिए रक्त और लौह की नीति अपनाई और उसके प्रयास से जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। कुछ प्रतीक और उनके अर्थों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जैसे टूटी हुई बेड़ियाँ। टूटी हुई बेड़ियों का अर्थ होता है आज़ादी मिलना। बाज छाप वाला कवच जर्मन समुदाय का प्रतीक था। बाज छाप वाला कवच, और जिसका अर्थ होता है शक्ति। बलूत पत्तियों का मुकुट, यह वीरता को दर्शाता है। तलवार का अर्थ है मुकाबले की तलवारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, मतलब कि हम अब युद्ध करना नहीं चाहते हैं, शांति की चाह, शांति की इच्छा। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, यह 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा था, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित कर दिया था। उगते सूर्य की किरण, आज भी हमें लगता है कि हर दिन एक नया दिन, और नए दिन की शुरुआत सूर्योदय से होती है। एक नए युग का सूत्रपात को दर्शाता है उगते सूर्य की किरणें। अब हम कुछ एक अंक वाले प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। जैसे फ्रोडिक सरियू कौन था? एक चित्रकार था। फ्रोडिक सरियू कौन था? एक चित्रकार था। कहाँ का था? फ्रांस का था। अर्नेस्ट रेनन कौन था? एक दार्शनिक था। जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था और किस बात का प्रतीक था? जर्मन राष्ट्र का रूपक जर्मेनिया था और जर्मेनिया ब्लूत वीरता का प्रतीक था। मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था जो अधिकार विभाजन को दर्शाता है। किसका सिद्धांत था ये? मोंटेस्क्यू का था। कौन सा सिद्धांत था? शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी विश्वविख्यात घटना राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति माना जाता है? जब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ था तो पहली जो स्पष्ट अभिव्यक्ति थी वह फ्रांसीसी क्रांति से ही उजागर होती है। जोल्वेराइन क्या था और किस प्रकार जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था? अभी बताया था आपको, जोल्वेराइन एक जर्मन शुल्क संघ था, अधिकांश जिसमें जर्मन राज्य शामिल थे, और 1834 में स्थापित इस संघ ने विभिन्न जर्मन राज्यों के बीच शुल्क अवरोधों को समाप्त किया। मुद्राओं की संख्या 20 से 2 कर दी थी और इसका आर्थिक इस प्रकार यह किसका प्रतीक था? आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था। मुद्राओं में कमी आ गई थी, सब मुद्राएं एक जैसी हो गई थी। अगला प्रश्न है, मैसिनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। मैसिनी ने 2 भूमिगत संगठन बनाए थे, यंग इटली और यंग यूरोप। 19वीं सदी में कौन सी ऐसी ताकत उभरी थी जिसने यूरोप का राजनीतिक और भौतिक दुनिया में भारी परिवर्तन किए? तो 19वीं सदी में क्या हुआ था? राष्ट्र राज्यों का उदय होना आरंभ हो गया था। तो राष्ट्र राज्य का उदय एक ऐसी ताकत थी जिसने यूरोप को राजनीतिक और भौतिक दुनिया में काफ़ी परिवर्तन किए थे। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता था? बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को स्लाव कहा जाता था। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित की गई थी? वियना कांग्रेस 1815 में आयोजित की गई थी। 1815 की वियना संधि का संबंध से किसका संबंध है? वहाँ का सम्राट कौन था? किसने ज़्यादा रोल किया था? वो था ड्यूक मेटरनिक। कौन था? ड्यूक मेटरनिक। और नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलावों को खत्म करना ही वियना संधि का उद्देश्य था। आपने देखा वियना संधि में सारे राष्ट्र एक हो गए थे और उन्होंने एक होकर के नेपोलियन को हरा दिया था। किसने कहा था कि फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह कथन ड्यूक मेटरनिक का था। किसका कथन था? ड्यूक मेटरनिक का कथन था। किस संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी? वह थे
कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। कॉन्स्टेंटिनोपल संधि ने यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी थी। आयरलैंड के प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? वोल्फ टोन। किसने किया? वोल्फ टोन। आंखों की पट्टी पर बांधे और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? तो सभी जानते हैं, सभी मूवी देखते होते हैं। पुरानी मूवी में जब किसी भी कोर्ट का सीन होता है तो वहाँ पर एक महिला आंखों पर काली पट्टी बांधे हुए दिखाई देती है, उसके हाथ में तराजू होती है, तो यह न्याय का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक है। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।